हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इंटरनेशनल लॉ के एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करेंगे। पुर्तगाल वर्सेज इंडिया, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी। आईसीजे रिपोर्ट 1960। ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ा गया था। डेट ऑफ जजमेंट है 12 अप्रैल 1960। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पुर्तगाल established colonial presence in India during 16th century, acquiring territories such as Daman coastal region and inland enclaves of दादर एंड नागर हवेली। तो पुर्तगाल ने जो है भारत के कुछ हिस्से पे 16वीं शताब्दी में जो है कब्जा कर लिया था, जो कि दमन का कोस्टल रीजन था और इनलैंड इनक्लेव था दादर एंड नागर हवेली का। After India gained independence from Britain in 1947, the newly sovereign Indian government inherited the territorial boundaries and responsibilities, including control over the territory surrounding the Portuguese enclave. अब जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो सॉवरेन गवर्नमेंट बनी और जितना भी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी वो सारी जो है इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। अब इसके बाद जो पुर्तगाल ने जो कब्जा किया हुआ था दादर एंड नागर हवेली का इनलैंड इनक्लेव और दमन का कोस्टल रीजन, उसके आसपास का जो एरिया था, सराउंडिंग एरिया, वो सारा इंडियन टेरिटरीज था। और दादर और नागर हवेली और दमन भी जो है वो इंडिया का ही हिस्सा था, पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था उस टाइम। बट उसके आसपास का जो हिस्सा था वो सारा इंडिया के कंट्रोल में आ चुका था 1947 के बाद। इन जुलाई 1954 द इनक्लेव्स ऑफ दादर एंड नागर हवेली एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल अपहेवल, लोकल मूवमेंट्स लीड टू द ओवरथ्रो और Portuguese authority in these enclaves, establishing an autonomous local administration. अब 1954 जुलाई में क्या होता है कि दादर नागर हवेली में जो है पॉलिटिकली उथल पुथल मचती है। ठीक है, एक लोकल मूवमेंट होता है, वहाँ के लोगों में जो है एक तरीके से वहाँ की जो पुर्तगीज गवर्नमेंट थी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन था उसके खिलाफ विद्रोह पैदा हो जाता है। और वो मिलके क्या करते हैं कि जितना भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और वो सब था उन्हें उस एरिया से उखाड़ के फेंक देते हैं। और जो है वहाँ पे एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो खुद ही जो है वहाँ पे एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लग जाते हैं और जो पुर्तगीज ने जो कब्जा किया हुआ था उनको उठा करके बाहर फेंक देते हैं। Portugal claimed that it retained sovereignty over the enclaves and required access through Indian territory to exercise its sovereign rights, including the administration and governance of these territories. अब जो पुर्तगाल होता है वो जो है ये दावा करता है कि भाई उस एरिया पे जो है उसकी सॉवरेनिटी है और इसलिए उसे जो है दोबारा से जो है स्थापित करने के लिए इंडिया की टेरिटोरियल एक्सेस चाहिए। मतलब क्योंकि वो जो एरिया है आप देखेंगे तो उस एरिया में जाने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेरिटरी से होकर ही उसमें जो है जाना पड़ेगा। तो पुर्तगाल ये कहता है कि उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस फिर से चलाने के लिए इंडिया का जो पैसेज है, वो रास्ता है इंडिया की तरफ से होते हुए, वो जो है दिया जाए। पुर्तगाल contended that this right was grounded in the historical practice, treaties, and customary international laws of passage through Indian territory to access दादर एंड नागर हवेली। अब पुर्तगाल जो है अपने इस बात को रखने के लिए दावा करता है कि जो वो जो पैसेज दिया जाना है वो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है, मतलब कि ये पहले से जो है चला आ रहा है इतिहास में, और ट्रीटीज़ ऐसी कोई हुई है इंडिया और पुर्तगाल के बीच में, और जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है पैसेज उसे दिया जाए इंडियन टेरिटरी के थ्रू एक्सेस करने के लिए दादर और नागर हवेली में। Portugal relies on the Treaty of Puna of 1779 on Sanat's degrees issued by the Maratha ruler in 1783 and 1785। अब पुर्तगाल जो है ये दावा करता है कि जो ट्रीटी ऑफ पूना थी 1779 की और जो कुछ डिग्रीज थी जो कि मराठा रूलर्स के द्वारा 1783 और 1785 में दी गई थी, ऐसा दावा पुर्तगाल करता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है कुछ ट्रीटी और ये जो है हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस बनती है, जिस वजह से इंडिया को ये पैसेज देना पड़ेगा, मतलब रास्ता देना पड़ेगा, ताकि पुर्तगाल जो है वहाँ तक एक्सेस कर सके, दादर और नागर हवेली तक। इंडिया डिनाइड पुर्तगाल क्लेम to right of passage, asserting that no such obligation existed under international law। अब इंडिया जो है इस दावे को खारिज कर देता है पुर्तगाल के कि भाई ऐसा कोई रास्ता जो है राइट ऑफ पैसेज का उसे दिया जाए, और इंडिया कहता है कि ऐसा कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है उसके ऊपर, मतलब इंडिया के ऊपर कोई ऐसा कोई दायित्व भी नहीं है कानूनी कि भाई आपको जो है ये रास्ता दिया जाए इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। इंडिया ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इट सॉवरेनिटी ओवर द इंटरवीनिंग टेरिटरी allowed it to regulate or deny passage।
इंडिया यहाँ पे ये भी आर्ग्यूमेंट अपना रखता है कि भाई जो है इस एरिया पे जो है उसकी सॉवरेनिटी, मतलब इंडिया का पूरा जो है इसमें अधिकार है, और जो इंटरवीनिंग टेरिटरी है, मतलब जिसके थ्रू वो रास्ता मांग रहे हैं जाने के लिए, तो उसमें जाने देने का रास्ता देना या ना देना, वो जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही उस पर फैसला कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, चाहे तो वो दे या फिर डिनाई कर दे कोई भी इस तरीके का पैसेज देने से, यानी कि रास्ता देने से। On 1955, Portugal filed an application with ICJ instituting proceeding against India। अब 1955 में पुर्तगाल जो है ICJ में जो है केस जो है शुरू करवा देता है, इंस्टीट्यूट करा देता है प्रोसीडिंग इंडिया के अगेंस्ट में। तो अब हम इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। वेदर द ICJ हैव ज्यूरिडिक्शन टू हेयर द केस। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है इस पूरे केस में कि क्या ICJ के पास जो है इस तरीके का कोई ज्यूरिडिक्शन है इस तरीके के केस को सुनने का या नहीं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि वेदर पुर्तगाल हैव अ राइट ऑफ पैसेज थ्रू इंडियन टेरिटरी टू एक्सेस इट इनक्लेव ऑफ दादर एंड नागर हवेली। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या पुर्तगाल के पास इस तरीके का कोई राइट ऑफ पैसेज है कि वो इंडिया की टेरिटरी से एक्सेस होते हुए दादर और नागर हवेली तक पहुंचे। Whether a local custom based on practice between Portugal and India or its predecessors established a rite of passage and was such a custom legally binding। तीसरा सवाल ये था कि क्या कोई लोकल कस्टम इस तरीके का जैसा पुर्तगाल ने दावा किया था वो प्रैक्टिस में था इंडिया और पुर्तगाल के बीच में या नहीं, जिससे कि राइट ऑफ पैसेज की कोई बात बने और वो लीगली बाइंडिंग हो। If a rite of passage existed, what was its scope, particularly regarding different categories of passage, private persons, civil official, goods, armed forces। अब चौथा सवाल ये उठा कि अगर राइट ऑफ पैसेज मान लीजिए कि किसी भी कस्टम या फिर ट्रीटीज के आधार पे बनता भी है उनका, तो फिर उसका स्कोप क्या होगा, उसका दायरा क्या होगा। मतलब ये थोड़ी कि आप जो है इंडिया की टेरिटरी के अंदर से जो है कुछ भी जो है लेकर के चले जाएंगे अपना उधर कब्जा जमाने के लिए। तो उसके लिए भी ये सवाल उठता है ICJ में कि पैसेज अगर होगा तो किस तरीके का होगा और क्या कैटेगरी होगी। मतलब कि प्राइवेट पर्सन्स को दिया जाएगा जो पुर्तगाल के होंगे, सिविल ऑफिसर्स को दिया जाएगा, गुड्स जो उनका सामान है वो जाया जा सके, या आर्म फोर्सेस को भी दिया जा सकता है। तो अब हम इस केस का जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ए राइट ऑफ पैसेज एग्जिस्टेड एज अ रूल ऑफ रीजनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे जो है इस केस में जो है ICJ जो है ये अपना फैसला देता है कि राइट ऑफ पैसेज जिसकी बात हो रही है वो तो एग्जिस्ट करता है रीजनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। पुर्तगाल हैड अ राइट ऑफ पैसेज फॉर प्राइवेट पर्सन्स, सिविल ऑफिशियल्स एंड गुड टू एक्सेस दादर एंड नागर हवेली एंड बिटवीन द इनक्लेव्स बेस्ड ऑन अ लोकल कस्टम सब्जेक्ट टू इंडियाज रेगुलेशन। तो यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि राइट ऑफ पैसेज जो है सिर्फ प्राइवेट पर्सन, सिविल ऑफिशियल्स और गुड्स के लिए दिया जाएगा दादर एंड नागर हवेली में तक जाने के लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि लोकल कस्टम्स ये कहते हैं बट सब्जेक्ट टू इंडिया रेगुलेशन, मतलब कि इंडिया ये तय करेगा कि किस तरीके के नियम और कायदे होंगे इन चीज़ों में भी। नो राइट ऑफ पैसेज एग्जिस्टेड फॉर आर्म फोर्सेस, आर्म पुलिस और आर्म एंड एमिनेशन विदाउट इंडियाज परमिशन। और यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी तरीके का कोई पैसेज नहीं दिया जाएगा आर्म फोर्सेस को, पुर्तगाल की आर्म पुलिस को, और किसी भी तरीके के हथियार या एमिनेशन ले जाने के लिए विदाउट इंडिया की परमिशन से। India's refusal of passage in July 1954 was lawful given this security situation and did not violate Portugal's right। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि भाई राइट तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि हाँ भाई राइट है पुर्तगाल को, बट कोर्ट ने ये भी साथ में कहा कि जो इंडिया ने रिफ्यूजल किया था, यानी कि मना किया था कि भाई हम किसी भी तरीके का तुमको कोई रास्ता नहीं देंगे अपने एरिया से जाने का उस एरिया में, क्योंकि एक तरीके से आप ये देखिए कि वो दमन एंड दीव का जो हिस्सा था या है, और दादर और नागर हवेली वो इंडिया का पार्ट है शुरू से ही, क्योंकि वो गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल लाइन पे आता है, तो वो इंडिया का ही है हमेशा से ही शुरू से। बट क्योंकि उस टाइम पे जो है 16वीं शताब्दी में इन्होंने कब्जा कर लिया, तो अब उसके बाद जो है कब्जा कर लिया तो कुछ काफ़ी साल तक ये वहाँ पे रहे अपना एडमिनिस्ट्रेशन का। अब उसके बाद जो है ये इस चीज़ को लेकर के जो है ICJ में भी चलेगा लड़ने के लिए कि जी हमें राइट दो। अरे क्यों दो भाई, तुम्हें राइट नहीं देंगे। और इंडिया रिफ्यूजल ऑफ पैसेज इन जुलाई 54 वाज लॉफुल। तो कोर्ट ने भी यही कहा कि जो इंडिया ने मना किया था वो बिल्कुल ठीक किया था, और वो उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन के हिसाब से था, और वो किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करता पुर्तगाल के राइट को। India did not violate its international obligation by refusing passage in July 54 as its actions were within the regulatory powers given the tension caused by the 1954 event। कोर्ट का ये भी कहना था कि 1954 में जो रिफ्यूज़ किया पैसेज देने से, तो वो उसकी रेगुलेटरी इंडिया की रेगुलेटरी पावर्स का हिस्सा था, और क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके का टेंस माहौल हो गया था, पुर्तगाल जो करना चाह रहा था वहाँ पे, तो इस वजह से इंडिया ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया और उसको वो रास्ता जो है नहीं दिया वहाँ जाने के लिए। अब हम इसमें जो सबसे मेन पॉइंट आया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, मतलब जिसके बेसिस पे ये सारा पूरा केस बना। तो उन सोर्सेज को देख लेते हैं इंटरनेशनल लॉ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला सोर्स जो इंटरनेशनल लॉ का वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़।
agreement between states or international organizations binding on the parties. Example include the UN Charter, Vienna Convention of the Law of Treaties. तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का यही है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं यानी कि ट्रीटीज़ होती हैं जो भी दो देशों के बीच में या फिर किसी एक देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होती है, तो वो जो है सबसे पहला सोर्स माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का, जैसे कि यूएन चार्टर और वियना कन्वेंशन। इंटरनेशनल कस्टम, German practices accepted as law, evidenced by consistent state practice and opinio juris, belief that the practice is legally obligatory। तो दूसरा सोर्स जो है इंटरनेशनल लॉ का वो कस्टम है, यानी कि जो कि पुरानी प्रैक्टिसेस चली आ रही है किसी दो देशों के बीच में या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी देश के बीच में, जिसका कि एविडेंस भी ये है कि वो कंसिस्टेंट है, मतलब कि काफ़ी टाइम से जो है कंटिन्यू उसी तरीके से चला आ रही है प्रैक्टिस, तो उस चीज़ को जो है कस्टम कहते हैं और वो इंटरनेशनल लॉ में जो है एक सोर्स होता है इंटरनेशनल लॉ का। ओपिनियन ज्यूरिस का मतलब बिलीव दैट प्रैक्टिस इज लीगली ऑब्लिगेटरी, जिसमें कि ये बिलीव किया जाता है कि हाँ ये जो चला आ रहा है ये जो है लीगली ऑब्लिगेटरी, मतलब कि हमें वो करना ही करना है जैसा कि पहले से चला आ रहा है। थर्ड सोर्स इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड क्रॉस major legal system such as fairness, good faith and pacta sunt servanda, agreement must be kept। जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं लॉ के उनको तीसरा सोर्स माना गया है, और जो प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज होते हैं मेजर लीगल सिस्टम्स में जैसे कि फेयरनेस का, गुड फेथ का, किसी भी गुड फेथ में बनाया गया कोई लॉ, या फिर पैक्टा सेंट सर्वेंडा, मतलब कि एग्रीमेंट जो अगर किसी दो देशों के बीच में या किसी ऑर्गेनाइजेशन और देश के बीच में हुआ है तो उसको जो है वो उस तरीके से बना के रखना, मतलब कि वो भी उसे फॉलो करे और आप दूसरा देश भी उसे फॉलो करे। जुडिशियल डिसीजंस, subsidiary sources including ICJ ruling, arbitral award and work of eminent jurists used to clarify or interpret the law। अब चौथा जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का वो है जुडिशियल डिसीजंस, जैसे कि ICJ की रूलिंग्स होती है या फिर आर्बिट्रल कोई अवार्ड हुआ है किन्हीं दो देशों के बीच में, या फिर वर्क एमिनेंट जूरिस्ट या फिर किसी भी कोई एमिनेंट जूरिस्ट है, कोई भी बहुत विद्वान जो है एक तरीके से स्कॉलर है, तो उनके द्वारा लिखे गए जो जितने भी रिसर्च पेपर या आर्टिकल होते हैं वो, या फिर जो है यूज टू क्लेरिफाई इंटरप्रेट द लॉ, या फिर इस चीज़ को जो है जो क्लेरिफाई किया जाता है, इंटरप्रिटेशन की जाती है लॉ की, ये सारी की सारी जो है जुडिशियल डिसीजंस में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लीगल केस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, केस लॉ से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वह आपको लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगा, तो जल्दी से लीगल केस स्टडी के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।